Hello guys, welcome to SSC CGL Vlogs. My name is Arun Singh. This is Economy Part 22. In this section we will study about the price elasticity of demand. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम दो बातें लेकर चलेंगे कि अगर मैं किसी भी कमोडिटी का या फिर किसी भी गुड्स का अगर मैं प्राइस बढ़ा दूं तो उसका डिमांड पर क्या फ़र्क आता है। यानी अगर मैं किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ा दूं या कम कर दूं तो उसका डिमांड पर क्या फ़र्क आता है। इसमें पर्टिकुलरली हमें 5 तरह के बारे में पढ़ना है। पहले समझते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब हो गया रिस्पॉन्सिवनेस। यानी अगर मैं प्राइस बढ़ाता हूँ तो उसका डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ता है। इसका एक फॉर्मूला गिवन है इकोनॉमिक्स में। अगर मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ईडी से डिफाइन करूँ, सो आई कैन से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिवाइडेड बाय percentage change in प्राइस। कि अगर मैं प्राइस का चेंज करता हूँ तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है। देखो, इस चीज़ को थोड़ा अगर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के थ्रू ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बिकॉज इसमें हमें 5 टाइप के बारे में पढ़ना है। जैसे यूनिट इलास्टिक क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक क्या होता है, मोर इलास्टिक क्या होता है, लेस इलास्टिक क्या होता है। ये 5 टाइप है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। जस्ट बिकॉज मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मैं एक साइंस का एग्जाम्पल अप्लाई करा है जो कि यहाँ पे एकदम अच्छे से फिट बैठेगा। हमें समझना है इस चीज़ को, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप इसको रट नहीं पाएंगे जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनके लिए। तो हम इसको एक तरह से समझते हैं कि सपोज़ करें मैंने यहाँ पे एक स्प्रिंग ले लिया, तो आई नो स्प्रिंग मेरा कुछ ऐसा सा होगा, ठीक है। ये इसका ए पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट है। मैंने इन दोनों पॉइंट पे अपने हैंड लगाने, यानी मैं यहाँ पे अपने हाथों से और यहाँ पर भी अपने हाथों से इस पर एक फोर्स लगाऊंगा, अंदर की तरफ लगेगा ये फोर्स, ठीक है। अगर फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स में मैं फोर्स को बढ़ाऊंगा बार बार, ठीक है, फोर्स मेरा बढ़ेगा। तो जो मेरा फोर्स है, फोर्स को मैं कंपेयर करूँगा यहाँ पे प्राइस से, कि अगर मैं फोर्स लगाता हूँ यानी मैं प्राइस बढ़ाता हूँ और जितना ये कंप्रेस होगा, यानी जितना ये स्प्रिंग अंदर की तरफ जाएगा। मान लो अगर मैंने फोर्स लगाया तो अब ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा, ये पास आ जाएगा, अब ये कुछ ऐसा सा हो गया। यानी देखो इसका साइज़ कितना कम हो गया, इतना कम हो गया इसका साइज़। यहाँ से लेके पहले यहाँ से लेके यहाँ तक था, अब इतना साइज़ कम हो गया, यानी ये साइज़ इसका कम हो गया। जो ये साइज़ कम होएगा ना, इसको मैं किससे डिनोट करूँगा, डिमांड से। यानी मैं साइज़ को किससे डिनोट करूँगा, डिमांड से। तो जितने भी इस टाइप के कंसेप्ट्स हैं हम किसके सहारे पढ़ेंगे, फोर्स के सहारे पढ़ेंगे, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के साथ पढ़ेंगे। So let's start with first topic. First topic says we have to study about unit elastic demand. देखो, यूनिट इलास्टिक डिमांड में हमारा क्या होगा, जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। सबसे पहले इसको ग्राफ से कंपेयर करते हैं, यानी हमारा इसका ग्राफ कैसा बनता है। मैंने 2 एक्सिस बना लिए, दिस इज़ माई वाई एक्सिस, दिस इज़ माई एक्स एक्सिस। देखो, अगर मैं इसमें डिमांड को इस वाले ग्राफ से रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, अगर मैं ग्राफ को डिमांड से रिप्रेजेंट करता हूँ, सो आई कैन से कि ये मेरी डिमांड है। और वाई एक्सिस पे हमेशा क्या लेते थे, हमने लिया था प्राइस, जिसको हम पी से डिनोट करते थे, और जो ऊपर की तरफ बढ़ता था नीचे की तरफ हम लेते थे क्वांटिटी, जिसको हम क्यू से डिफाइन करते थे, और ये राइट साइड में बढ़ता था। देखो, स्प्रिंग की बात करते हैं। अब वो स्प्रिंग मैं वापस ले आया यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा वो नॉर्मल स्प्रिंग है। मैंने यहाँ से फोर्स लगाया, ठीक है। जब मैं फोर्स लगाऊंगा, चाहे मैं अंदर की तरफ खींचूँ या बाहर की तरफ खींचूँ, फोर्स मैं अंदर की तरफ लगा रहा हूँ, यानी फोर्स को मैं बढ़ा रहा हूँ। यानी फोर्स किसके इक्वल था, प्राइस को मैं बढ़ा रहा हूँ। सपोज़ मैंने 10% बढ़ाया फोर्स को, ठीक है, मैंने फोर्स कितना लगाया, 10% लगाया। अब इसका साइज़ मान लो इतना कम होगा, ये यहाँ तक आ गया, यानी इतना कम हुआ। और इसको अगर मैं मान लूँ कि मेरा, अगर मैंने फोर्स बढ़ाया और फोर्स कितना बढ़ाया, 10%, और मेरी शेप कितनी चेंज हुई, जो शेप अंदर की तरफ गई, सपोज़ वो टोटल शेप की 10% ही अंदर गई, यानी जितना मैंने फोर्स लगाया मेरी उतनी शेप चेंज हुई। और शेप का मतलब क्या है, शेप का मतलब यहाँ पर है हमारी डिमांड। यानी अगर मैं प्राइस बढ़ाऊँ और डिमांड क्या हो जाए, कम हो जाए, कितनी कम हो जाए, 10% कम हो जाए। यानी फोर्स, या फोर्स को अभी काट के हमने फोर्स के साथ क्या लिया, प्राइस।
यानी प्राइस को अगर मैं 10% इंक्रीज करूं तो मेरी डिमांड कितनी डिक्रीज हो जाए, 10%। इक्वल हो रहा है, यानी कौन सी हो रही है, यूनिट इलास्टिक डिमांड। ईडी को किसके इक्वल रखते हैं, 1 से। ग्राफ से समझते हैं, चलिए इस चीज़ को अब ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक समझाने के लिए था ऐसा क्यों आ रहा है। लेट्स गो टू ग्राफ। देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर सपोज मेरा नॉर्मल ये P1 था यहाँ पे P2 था, सॉरी आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मेरा क्वांटिटी थी, ठीक है। अब सेकंड केस में मैंने क्या करा है, मान लीजिए मैंने ये यहाँ पर ले लिया मेरा, ठीक है, ये बढ़ा दिया, तो देखो इतना मैंने प्राइस बढ़ा दिया। सपोज इसको मैं 10 मान लेता हूँ कि ये वैल्यू 10 है, तो देखो इसको अब नीचे क्वांटिटी पे रिप्रेजेंट करो, तो आप नोटिस करेंगे कि जितना मैंने प्राइस बढ़ाया ना, लगभग, ये थोड़ा सा गलत हो गया, कि जितना मैंने प्राइस बढ़ाया है उतना ही क्वांटिटी कम हुई है, यानी क्वांटिटी भी कितनी कम हुई है, 10%। कि अगर मैंने 10% फोर्स लगाया तो मेरी शेप कितनी कम हुई थी, 10% ही कम हुई थी यहाँ पे शेप, ठीक है। जहाँ पे हम जितना प्राइस बढ़ाएंगे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उतना ही पड़े, वी कॉल इट यूनिट इलास्टिक डिमांड। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखो व्हेन द परसेंटेज चेंज, when the percentage change in price, when the percentage change in price produces equal amount of percentage change in demand, we have unit elasticity, ठीक है। यूनिट इलास्टिसिटी आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ये स्प्रिंग का एग्जांपल याद रखना, ठीक है। तो हमने पहला पार्ट कौन सा पढ़ लिया, यूनिट इलास्टिक डिमांड, जिसमें हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं। ऑन सेकंड नंबर वी हैव टू स्टडी अबाउट इन इलास्टिक, यानी लेस इलास्टिक, जिसमें हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन 1 से छोटी होनी चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो मतलब क्या बोलता है, इन इलास्टिक यानी जो कम इलास्टिक है। सपोज अगर मेरा स्प्रिंग की बात करूं मैं आपसे, कि अब मेरा स्प्रिंग कैसा है, इन इलास्टिक है, यानी अगर मैं इसमें, इन इलास्टिक का मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसमें फोर्स लगाता हूं एंड मैं इसमें दोनों एंड से फोर्स लगा रहा हूं अंदर की तरफ, और फोर्स में 10% लगाता हूं, तो इन इलास्टिक है, यानी ज़्यादा इसमें इलास्टिसिटी नहीं है, तो इसकी शेप कितनी चेंज होएगी, इसकी शेप चेंज होएगी ओनली 5%। फोर्स से कम हो रही है, यानी कि अगर मैं प्राइस बढ़ाऊँगा, अगर मैं इसका प्राइस बढ़ाऊँगा यहाँ पे 10%, तो मेरी डिमांड कितनी कम होगी, सिर्फ 5%, यानी इसका डिमांड पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। कितना फर्क पड़ रहा है, कम फर्क पड़ रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इन इलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक डिमांड। चलो अब इसको ग्राफ से समझते हैं। ये मेरा ग्राफ हो गया, जिस पे लाइन मेरे को क्या डिनोट करती है, डी। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं अभी, रीजन बीइंग, इसको चेंज करते हैं, ये मेरा थोड़ा होगा ऐसा, यानी देखो जो हमने पुराना बनाया था वो हमने बनाया था ऐसे, ये थोड़ा होगा, इस कर्व को बोलते हैं स्टीपर कर्व। ये कर्व कैसा है, स्टीपर, खड़ा है कर्व, ठीक है। अब इसमें देखो ऐसा क्यों है, सिमिलरली यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ेगा, क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे जो राइट साइड में बढ़ेगी। एक पॉइंट लिया जहाँ पे हमारा पी क्यू डिनोट करते हैं, पी, ये यहाँ पर पी है और ये क्यू है। सपोज मैं इसको यहाँ पर ले गया, ठीक है, सपोज मैं इसको अब यहाँ पर ले गया ऊपर की तरफ। अब देखो ऊपर से लाइन ड्रॉ करो, कितना बढ़ाया मैंने, फोर्स कितना अप्लाई करा, 10%, नहीं प्राइस कितना बढ़ाया, 10%। अब इस पॉइंट को नीचे जरा लाना, देखो फोर्स बढ़ा 10%, आपको ये कुछ 5% दिख रहा है, ये देखो, क्योंकि कर्व मेरा कैसा है, स्टीपर कर्व है, समझने की कोशिश करना है इसको। तो जब मैंने प्राइस बढ़ाया 10%, डिमांड में कितना चेंज आया, सिर्फ 5%। ये कौन सा हुआ, दिस इज लेस इलास्टिक डिमांड या फिर इन इलास्टिक डिमांड, इसको बोलेंगे या तो इन इलास्टिक डिमांड या फिर लेस इलास्टिक डिमांड। और ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किससे कम होगी, 1 से कम होगी। सो अब अगर थ्योरी की बात करें, हम बोलेंगे इन दिस केस द proportionate change in demand is smaller than in price, यानी प्राइस के कंपैरिजन में
जो डिमांड में चेंज आएगा वो क्या आएगा, कम। ठीक है, दो बातें पढ़ लिया। अब हमने क्या पढ़ लिया, यूनिट इलास्टिक डिमांड पढ़ लिया और दूसरा हमने पढ़ लिया इन इलास्टिक डिमांड। आगे चलते हैं, ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखने की कोशिश करना। थर्ड पार्ट, इन थर्ड पार्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट इलास्टिक डिमांड। अच्छा, वो इन इलास्टिक डिमांड था तो कैसा था, लेस इलास्टिक। ये है इलास्टिक डिमांड, यानी ये कैसा होगा, मोर इलास्टिक। यानी जो हमारा स्प्रिंग होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा अंदर की तरफ आएगा जब हम फोर्स लगाएंगे। सेम हम अपना स्प्रिंग का एग्जांपल ही लेकर चलते हैं। दिस इज आवर स्प्रिंग। अब ये क्या कहता है कि ये मोर इलास्टिक स्प्रिंग है। दिस मीन्स अगर इसमें मैं फोर्स लगाऊं 10%, ठीक है, क्योंकि ये मोर इलास्टिक है, इलास्टिक डिमांड की हम बात कर रहे हैं, तो जब मैं 10% इस पर फोर्स लगाऊंगा तो जो इसका साइज चेंज होगा, अब ये कैसा हो जाएगा, ये एकदम पास पास आ जाएगा, ये एकदम पास पास आके यूँ ख़त्म हो गया। ठीक है, यानी जब मैंने इस पर 10% लगाया होगा तो इसकी शेप कितनी चेंज हुई, जब फोर्स 10% लगाया हो, शेप सपोज करें 15% चेंज होगी। ठीक है, और फोर्स मेरा किसके इक्वल है, प्राइस के इक्वल। यानी जब मैं इसमें प्राइस 10% इसका बढ़ाऊंगा तो इसका जो डिमांड होगी, जो इसकी डिमांड होगी, यहाँ पे देखो साइज़ शेप इसकी अंदर की तरफ आ गया ना, यानी साइज़ इसका कम हो गया, तो डिमांड मेरी कितनी परसेंट कम होगी, 15%। इस कर्व को देखते हैं, जो हमारा इलास्टिक था उसमें कैसा कर्व था, स्टीपर, खड़ा कर्व था, यहाँ पे कैसा होगा, फ्लैटर। ओके, लेट्स ट्राई टू स्टडी इन दिस केस। ओके, तो देखो इसमें कर्व कैसा हो जाएगा, थोड़ा ऐसा। ये कैसा कर्व है, इसको बोलते हैं फ्लैटर कर्व। अच्छा, इलास्टिक डिमांड में हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो कैसी होती है, ईडी विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अब यहां पे पॉइंट्स डिनोट करते हैं। चलें, मैंने पॉइंट मान लिया। वाई एक्सिस पे हम लेते थे प्राइस, जो कि ऊपर की तरफ बढ़ता है, और एक्स एक्सिस पे हम लेते थे क्वांटिटी या फिर डिमांड, जो राइट साइड में बढ़ती है। ठीक है, इसको नीचे की तरफ लाऊंगा, ये क्यू। ठीक है, अगर मैं इसका प्राइस कितना बढ़ाऊँ, 10%, चलो 10% बढ़ा देते हैं। सपोज मैं इसका प्राइस बढ़ा देता हूँ 10%। ठीक है, ये वैल्यू मेरी कितनी है, 10%। दिस इज़ 10%। ठीक है, अब देखना कि इसकी डिमांड में कितना चेंज आएगा। लाओ नीचे की तरफ, अब ये देखो, ये जरा सी जगह है और यहाँ पे काफ़ी बड़ा है। कितना चेंज आया, 15%। यानी जब मैंने प्राइस बढ़ाया 10%, कितनी डिमांड कम हो गई, 15%। किसका एग्जाम्पल है, इलास्टिक डिमांड या फिर मोर इलास्टिक डिमांड का। ठीक है, इसको थियोरेटिकली ये एक समझने का तरीका है कि कैसे वर्क करता है ये। अब देखो, इसमें थ्योरी अगर मैं इसकी डिफाइन करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, आई कैन से इन केस ऑफ certain commodities, the demand is relatively more responsive to the change in price. It means a small change in price. It means a small change in price induces a significant change in demand. ठीक है, अच्छा देखो, अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या करेगी, कम हो जाएगी। अगर उल्टा करूं मैं, सपोज मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, थोड़ा सपोज करें मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, और ये मान लो अब मैं 10% कम करा है, तो ये वैल्यू जो है ये 15% बढ़ेगा। ये थोड़ा सीधा नहीं आ रहा है, जब आप नोटिस करेंगे 15% ही बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये नोट टू स्केल है, नोट टू स्केल, क्योंकि ये ग्राफिक्स टैबलेट पे ठीक से बन नहीं पाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिवर्स भी केसेस है, यानी अगर मैं प्राइस कम करूँगा तो इसकी डिमांड क्या करेगी, डिमांड इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, 3 बातें अब हमने पढ़ ली। ऑन 4th नंबर वी हैव टू स्टडी अबाउट परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। देखो, अभी हमने एक केस पढ़ा था इनइलास्टिक, जिसमें लेस इलास्टिक था, यानी जो हमारा स्प्रिंग था उस पर जब हमने ज़्यादा फोर्स लगाया था तब भी उसकी शेप में क्या आया था, कम चेंज आए थे। तो यहाँ पे तो बोल रहा है परफेक्टली इनइलास्टिक है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल होगी,
ज़ीरो, यानी रिस्पॉन्सिवनेस होगी नहीं। तो इसको समझते हैं। मान लो मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ 10% का, ठीक है, तो इसकी शेप में या इसके साइज़ में कोई चेंज आएगा? आएगा ही नहीं, क्योंकि कैसा है ये हमारा स्प्रिंग, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिसिटी तो है ही नहीं, चेंज ही नहीं होगा। तो यानी इसके साइज़ में या फिर इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, 0% चेंज आएगा। अब मेरा फोर्स किसके इक्वल होता था? प्राइस के। यानी अगर मैं किसी चीज़ का प्राइस 10% बढ़ा भी देता हूँ तो उसकी डिमांड में 0% चेंज आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेसेसिटी गुड्स, कितना भी प्राइस बढ़ जाए, H2O की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, कितना भी प्राइस बढ़ जाए आप पानी कभी पीना बंद नहीं करेंगे, ठीक है। इसका ग्राफ देखते हैं। अच्छा, इसका ग्राफ हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ये, यानी जो ये ग्राफ है ये मेरा डिमांड रिप्रेजेंट करता है। इस पे रिप्रेजेंट कर लो कि क्वांटिटी, ये राइट साइड में क्वांटिटी बढ़ रही है, ऊपर की तरफ प्राइस बढ़ रहा है, नीचे की तरफ कम आएगा। तो इस पॉइंट पे ये मेरा P है और ये मेरी क्वांटिटी है यहाँ पे, यानी मेरी डिमांड इतनी है इस पॉइंट पे। अब देखना यहाँ पे मैं प्राइस बढ़ा दूँ, ये देखो ये तब भी कितना है? इतना ही है। यानी इसका प्राइस कम करूँ या ज़्यादा करूँ, क्वांटिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी यहाँ पे। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी। इस ग्राफ को अच्छे से समझना। जो हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होता है उस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उसका जो हमारा कर्व होता है वो कैसा होता है? वर्टिकल होता है, एकदम सीधा होता है। देखो वर्टिकल है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कर्व, ठीक है। इस बात को याद रखना। इसमें अगर मैं इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करता हूँ तो आई कैन से a situation in which demand shows no response to a change in price. In other words, whatever may be the price, the quantity demanded remains same, ठीक है। एग्जाम्पल कौन से थे? नेसेसिटी गुड्स की बात कर ली यहाँ पे। लास्ट में सिर्फ एक रह गया, दैट इज़, अभी हमने क्या पढ़ लिया? परफेक्टली इनइलास्टिक। लास्ट में सिर्फ एक रह गया, दैट इज़ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो जब परफेक्टली इनइलास्टिक है वो हमने पढ़ लिया, 0 होती है वहाँ पे, इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी देखो परफेक्टली इलास्टिक है, यानी ऐसा स्प्रिंग है जिसको हल्का सा भी अगर मैंने छू दिया ना, फोर्स लगा दिया इस पर, शेप बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। यानी अगर मैंने इस पर फोर्स हल्का सा भी लगा दिया ना, 10% लगाया, जो इसकी शेप है वो कैसी हो जाएगी? या तो 0 हो जाएगी, अंदर की तरफ चिपक जाएगा एकदम, यूँ ख़त्म, ठीक है। यानी अगर मैंने प्राइस इसका 10% भी बढ़ा दिया तो इसका जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? 1% हो जाएगी और 0% हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। अब इस चीज़ को 0% का मतलब है 0% चेंज नहीं करेगी कि 0% नील हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को आप रिप्रेजेंट करके देखते हैं। ये मैंने बनाया y एक्सिस, दिस इज़ माई x एक्सिस, यहाँ पे क्वांटिटी, दिस इज़ माई प्राइस। इस पे मैंने एक स्लोप ड्रॉ करता हूँ जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे प्राइस है। अब देखो यहाँ पे रीज़न क्या है कि ये स्लोप कैसा है? हमारा हॉरिजॉन्टल स्लोप है। यानी इस केस में रिस्पॉन्सिवनेस क्या है? बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मेरी कुछ क्वांटिटी, अगर मैंने इसको ऊपर नीचे हल्का सा भी करा, ठीक है, प्राइस को हल्का सा भी ऊपर नीचे करा तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी? यहाँ पे इन्फिनिटी होगी। इस चीज़ को एक्सप्लेन करके देखते हैं कि बोलता क्या है। when the demand is extremely sensitive to the changes in price, in this case an insignificant change
in this case an insignificant change in price produces tremendous change in demand. कि अगर प्राइस को मैंने हल्का सा भी ऊपर नीचे करा तो उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. अब देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई, सिर्फ अब हमें एक चीज़ और पढ़नी है इसके बाद में कि कैसे ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टैक्स का रोल प्ले करती है, यानी टैक्स में कौन ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा, यानी टैक्स का बर्डन किस पे फॉल पड़ेगा. ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया. इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, एसएससी काफ़ी पूछता है इससे रिलेटेड इकोनॉमिक्स में, दैट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स. ठीक है, इन पांचों बातों पर, यानी इंसिडेंस का टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, यानी टैक्स का ज़्यादातर पार्ट शिफ्टिंग ऑफ टैक्स कौन प्ले करेगा. ठीक है, तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स यानी इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, यानी टैक्स का बोझ किस पर गिरेगा. दो बंदों पर ही गिर सकता है, नॉर्मल सी बात है, या तो कंज्यूमर पर गिरता है या फिर किस पर गिरता है, प्रोड्यूसर पर गिरता है. प्रोड्यूसर के साथ मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रोड्यूसर को आई कैन से सेलर पर इसका बोझ गिरेगा. ठीक है, 5 केस पढ़े थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा. जब हमारा पहला केस होता तो दैट इज यूनिट इलास्टिक डिमांड. ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, लेस इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, मोर इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1. इसके बाद परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, या फिर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फाइनाइट. देखो इक्वल इक्वल है. जब हमने ये वाला केस पढ़ा था यूनिट इलास्टिक डिमांड की बात जब हमने करी थी, तो आई टोल्ड यू कि अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगा 10% तो मेरा डिमांड कितना चेंज होगा, 10%. ठीक है, अब देखो जब दोनों में इक्वल चेंज आ रहे हैं तो दोनों का टैक्स यानी इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, जो टैक्स का बर्डन आएगा किस किस पे आएगा, यानी कंज्यूमर पर जो टैक्स का बर्डन आएगा वो कैसा आएगा, हाफ, और बाकी का हाफ कौन पे करेगा, प्रोड्यूसर. ठीक है, ये बात अभी सेंस बनाने लगेगा आपको. लेस इलास्टिक डिमांड में आई स्टडीड कि अगर मैं, सॉरी इसको तो ठीक ही था ये, लेस इलास्टिक डिमांड में भी स्टडीड, अगर मैं प्राइस 10% करूं तो स्प्रिंग मेरा कैसा रहता था, कम मूव करता था, तो डिमांड कैसी कम होती थी, 5%. अब देखो कि प्राइस बढ़ रहा है और लोगों पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा. जब लोगों पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तो प्रोड्यूसर क्या बोलेगा कि ज़्यादा तो कंज्यूमर ही पे करेगा, मैं कम करूँगा, मैं तो पैसा, यानी अगर मैं प्राइस बढ़ाऊँगा तब भी ज़्यादा टैक्स किसको पे करना पड़ेगा, कंज्यूमर को. प्रोड्यूसर क्या बोलेगा, मैं लेस पे करूँगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि डिमांड पे तो खासा फर्क नहीं पड़ रहा प्राइस के बढ़ने से, तो बोलेगा अगर टैक्स आता भी है नया और लगता भी है तो ज़्यादा कौन भरेगा, कंज्यूमर भरेगा, मैं कम भरूँगा, डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. देन वी स्टडीड मोर इलास्टिक डिमांड. दैट मीन्स कि अगर मैंने किसी में 10% प्राइस बढ़ाया था तो उसकी डिमांड कितनी कम हो गई थी, 15%. और वो कौन सा केस था, मोर इलास्टिक डिमांड. 10% बढ़ाने दो, डिमांड होगी 15% कम, तो प्रोड्यूसर या फिर सेलर यहाँ पे परेशान होगा और वो बोलेगा कि ज़्यादा इस बारी कौन टैक्स भर देता है, मैं ही भर देता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम. ठीक है, हमें ये चीज़ समझ में आ गई. इसके बाद हमने एक केस पढ़ा था जो कि था परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी कि अगर मैं प्राइस 10% बढ़ाऊँ तो डिमांड कितनी कम हो रही थी, 0. तो सेलर क्या बोलेगा कि प्राइस कितना भी बढ़ा रहा हो, डिमांड पे तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे भरूँगा ही नहीं टैक्स. तो जितना भी टैक्स का बर्डन होगा वो सारा किस पर डाल दूँगा, मैं कंज्यूमर पर. तो यहाँ पे फुल टैक्स कौन भरेगा, कंज्यूमर भरेगा, क्योंकि डिमांड में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो कितना भी प्राइस बढ़ जाए तो टैक्स वो किस पे डाल देगा, सारा. जब टैक्स आप पर डलेगा तो आपका प्राइस कमोडिटी का बढ़ेगा. ठीक है, इन द लास्ट केस वी स्टडीड कि अगर मैं हल्का सा भी प्राइस छेड़ता हूँ, मान लो मैंने 10% बढ़ाया तो मेरी डिमांड क्या हो जाती थी, ख़त्म ही हो जाती थी. डिमांड इक्वल टू
परसेंटेज में मैं आपको समझाया था कि कम कितनी होगी इस, लेकिन लास्ट केज पे मैंने आपको हर बार ये समझाया कितनी कम होगी, लेकिन लास्ट वाले में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में मैंने परसेंटेज ये नहीं बताया कितनी कम होगी। आई टोल्ड यू ये 0% ही हो जाएगा, यानी डिमांड खत्म ही हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी डिमांड। ठीक है, तो जब डिमांड ज़ीरो हो जाएगी तो ये बात उसको समझ में आएगी, जो प्रोड्यूसर है वो बोलेगा कि जब डिमांड ही ज़ीरो हो जाएगी प्राइस बढ़ते के साथ ही, अगर टैक्स का बर्डन मैंने डाल दिया कंज्यूमर पे तो वो तो खरीदेगा ही नहीं। तो सारा टैक्स कौन पे करेगा इस केस में? प्रोड्यूसर या फिर सेलर। और आप क्या भरेंगे इस केस में? आप कोई टैक्स नहीं भरेंगे, नील। तो गाइस दिस इज़ द एंड ऑफ इकोनॉमी पार्ट 22। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट, यानी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें पढ़ना है कंपटीशन वगैरह के बारे में।